हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल बच्चों, कैसे हो? नमस्ते रिया, गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग योगेश। क्या लास्ट क्लास में कोई सवाल था? वॉज देयर एनी क्वेश्चन इन लास्ट क्लास? हमने एक सवाल किया था, है ना? इन द लास्ट क्लास वी हैड डन अ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं गाइस, दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना? तो कोई पूछे व्हाट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना? अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ले हर एक हाइपरबोला के कोरस्पॉन्डिंग उसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके लिए भी एक इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब किसी भी हाइपरबोला की बात करोगे, सबके लिए उसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है ना? अब क्या बोले कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो कैसा होगा, है? उस पर बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पहले तो हम इस हाइपरबोला को बनाते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एक्सिस हाइपरबोला को काटेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स, है ना? तो हमने बोले कि ये अगर हाइपरबोला है आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और आप देख सकते हो कि ये जो एक्सिस है ये इस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना? तो हमने बोले कि दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी a, 0 एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ a, 0, है ना? ये हमें पता है। ये हो गया आपका f1 एंड दैट इज a, 0, और ये हो गया आपका f2 दैट इज माइनस a, 0। तो बोले कि इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला सर कैसा रहेगा? तो हम बोले कि भाई इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हाइपरबोला ही रहेगा, है ना? बस इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि ये जैसे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और कॉन्जुगेट एक्सिस की एक्सट्रीमिटी हमने देखी थी, क्या थी? b1 0, b, और दूसरी थी क्या? b2 0, माइनस b, है ना? यही था b2 0, माइनस b, यही था। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, है ना, जो कॉन्जुगेट हाइपर, बिल्कुल आराम से सोचिएगा, दिमाग खुल गए, कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, है ना, जैसे ये हाइपरबोला इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, तो ले लीजिए जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा। नहीं, हम लोग बोले कि हाइपरबोला का ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो जो कॉन्जुगेट हाइपर, देखो अब कॉन्जुगेट वर्ड दो दो बार आ रहा है, तो कब हमें कॉन्जुगेट के साथ एक्सिस बोल रहा हूं और कब मैं कॉन्जुगेट के साथ हाइपरबोला बोल रहा हूं, इस पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं। जो एक्सिस को नहीं काटेगा, जो एक्सिस हाइपरबोला को नहीं काटेगा, वो कॉन्जुगेट एक्सिस उसके लिए कहलाएगा, उसके लिए कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये ट्रांसवर्स, ये कॉन्जुगेट है, किसके लिए ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट? सबके लिए थोड़ी है, इस वाले हाइपरबोला के लिए, या ऐसे जितने हाइपरबोलास होंगे फॉर डिफरेंट ए एंड बी, है ना? तो हम लोग बोले कि ये ट्रांसवर्स है और ये क्या है? कॉन्जुगेट। तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके लिए जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है उसके लिए ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ओरिजिनल का, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, और जो ट्रांसवर्स है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी आप देखोगे इसमें एक्सिस इंटरचेंज होगा। क्या होगा इसमें? एक्सिस इंटरचेंज होगा। फिर से एक बार, क्या होगा इसमें? एक्सिस इंटरचेंज होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग यहां पे एक चीज देख सकते हैं, बड़े ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं, कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला बिकम्स, द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला विल बिकम द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, will become the transverse axis of the conjugate hyperbola। और जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या बना गया सर? तो वो बन जाएगा
वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला बहुत सिंपल सी बात है कि एक्सिस क्या हो जाएगा इसमें, इंटरचेंज। तो कोई बोले हाइपरबोला कैसा देखने में लगेगा, वैसा ही जैसा देखने में लगता है ना। हम बोले कि उस केस में क्या होगा कि अब ये वाला एक्सिस क्या हुआ बोलो, ये वाला एक्सिस क्या हुआ बोलो, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। किसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ? अब कोई बोलेगा सर ये तो कॉन्जुगेट एक्सिस अभी बोल रहे थे, अभी ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे थे। अरे भाई कॉन्जुगेट एक्सिस इसके लिए बोल रहे हैं। अब जो मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफाइन कर रहा हूं उसके लिए ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब काटेगा, जो भी जीवन में काटे उसका नाम है ट्रांसवर्स, है ना, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यानी कि वो जो हाइपरबोला है वो किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, है ना, वो B1 और B2 से गुजरेगा। तो कोई बोले कि सर बहुत इजीली क्लियर हो गया, सर बहुत इजीली क्लियर हो गया, एकदम हम पहचान गए कैसे होना है, क्योंकि सर हमें समझ में आ गया कि जो सर ग्रीन से आएगा ना उसको हाइपरबोला बोलेंगे, और जो येलो से आएगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे यस दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, और जो लाल से आएगा उसके बारे में सोचते रहना पीला होकर। तो भाई बहुत क्लियर है कि अगर एक हाइपरबोला का आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा। यानी कि वो हाइपरबोला B1 से पास करेगा और B2 से पास करेगा, और ये वाली जो एक्सिस है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कौन सी एक्सिस हुई, ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कोई बोले सर इसका फोकस कैसे आएगा, है ना, अभी एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अच्छा इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी तो सेम ही होगा। अच्छा चलो, लेकिन नहीं भाई एक्सेंट्रिसिटी बिल्कुल भी सेम नहीं होता है, क्योंकि आप सोचो ना एक्सेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रूट अंडर 1+b² अपॉन a²। तो जो ओरिजिनल था उसका तो b² अपॉन a² हो गया, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1+a²/b²। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स इंटरचेंज हो चुका है। तो अगर कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरचेंज हो गया है तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी इंटरचेंज हो गया है। नहीं समझ में आया? हमने बोला कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी इंटरचेंज हो गया। यानी एक्सेंट्रिसिटी अगर तुम हाइपरबोला का निकालते हो तो क्या होगा भाई, हाइपरबोला का निकालते हो तो दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर 1+b²/a²। लेकिन अगर आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1+a²/b²। ऐसे चेंज हो जाएगा भाई मेरे, है ना, ऐसे चेंज हो जाएगा, देख लो ध्यान से, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आप सुनना हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं एक्सेंट्रिसिटी को। एक्सेंट्रिसिटी जैसे इसका एक्सेंट्रिसिटी मैंने E बोल दिया है, या इसको E1 बोल देते हैं ना, बेटर है, और इसको E2 बोल देते हैं। तो सबसे पहली चीज समझिएगा यहां पे, सबसे पहली चीज यहां पे समझिएगा कि ये जो F2 है वो है -a_e1,0, है ना, समझ गए बात को। और ये जो F1 है वो हो जाएगा a_e1,0, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपको याद है एक्सेंट्रिसिटी जो E2 है कैसे डिफाइन करते थे, बोलिए, कि ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि हमने बोला कि OF3, है ना, OF3 अपॉन ओरिजिन से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस दैट इज B। यानी जो OF3 होगा बॉस, यानी कि ये पॉइंट होगा, ये क्या हो जाएगा 0,BE2, ये सुनो, ये हो जाएगा 0,BE2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-BE2। और E2 कैसे निकालेंगे, E2 निकालेंगे ऐसे, रूट अंडर 1+a²/b², और E1 कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1+b² अपॉन a²। देख लीजिएगा, अभी हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिखेंगे। तो भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला सर 0,b और 0,-b पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल टू बी और y इक्वल टू -b पे। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये हाइपरबोला है दोस्त, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1। अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने, सब कुछ सेम रख दिया। नहीं, सब कुछ सेम नहीं है, राइट हैंड साइड देखो -1 है, अगर यहां -1 होगा तभी ये b और -b पे काटेगा। कैसे सर, तो जब आप x को 0 रखिएगा, इसमें x को 0 रखिएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहां आएगा -y² अपॉन b² इक्वल टू -1।
मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, प्लस माइनस बी। तभी ये कहां पे काटेगा, 0, b पे काटेगा और 0, b पे काटेगा। तो क्या आपको समझ में है, हाइपरबोला बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहां 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1। तो अगर इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखना है तो क्या कीजिएगा, 1 की जगह क्या रख दीजिएगा, -1, सो दैट कि वाई एक्सिस को b और -b पे काट दे, है ना। और यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह का हाइपरबोला होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो भाई अगर इस तरह का हाइपरबोला है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज नॉट 2a नाउ, दिस इज गोइंग टू बी 2b। और नहीं, इसमें अगर कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b बोलूंगा या 2a बोलूंगा, 2b। और कोई पूछे कि अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हुआ सर जी, तो भाई ये हो गया 2a। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो गई सर, ये हो गई एक्सेंट्रिसिटी भाई, एक्सेंट्रिसिटी ये हो गई, है ना, समझ रहे हो बात को, एक्सेंट्रिसिटी ये हो गई। क्लियर है, क्लियर है तो एक बार लिख के बतलाइए, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। E1 और E2 के बीच में एक रिलेशन भी है दोस्त, है ना, उस रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं, उस रिश्ते को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं E1 और E2 के बीच के रिश्ते को, है ना। इसमें आप देखिएगा क्या कि 1/E1 स्क्वायर, है ना, E1 इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड E2 इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1, है ना। 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1। अब कोई बोले सर कैसे, देखना बच्चों, E1 क्या था आपका, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द ओरिजिनल हाइपरबोला, जो कि ऐसे लिखा था हमने, है ना। E2 क्या था, E2 वाज रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। तो यानी 1/E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, देखना ध्यान से। तो मुझे पहले E1 स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायरिंग कीजिएगा और एलसीएम लीजिएगा, तो a स्क्वायर और ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और नीचे b स्क्वायर। अब आप देखो रेसिप्रोकल लेके ऐड करोगे आपको 1 दिख जाएगा। जैसे ही अब आप 1/E1 स्क्वायर और 1/E2 स्क्वायर को जोड़िएगा तो इसका बेटा रेसिप्रोकल आएगा, है ना, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, मेहनत करनी पड़ती है तभी बात बनती है। इधर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां से देख सकते हो कि एलसीएम इज गोइंग टू बी सेम, और ऊपर आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने आप किसके बराबर आ जाएगी, 1। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां E1 E2 क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि आपको हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी पता हो, मान लो 2 है, और आपको कॉन्जुगेट की एक्सेंट्रिसिटी पे सवाल हो, तो आप सीधा इस रिलेशन को यूज कर सकते हो और सीधा इसको लिख सकते हो कि 1/4 प्लस 1/E2 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 1। यानी 1/E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3/4। यानी E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, 4/3। यानी E2 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी पता है तो कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, और कॉन्जुगेट की पता है तो हाइपरबोला की भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे, है ना। कोई बोलेगी सर इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट तो ये, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट तो ये, है ना, वाइस वर्सा। देख लो, कोई लिख रहा हो तो बता दो, और लिख लिया हो तो डन कर दो। चलिए डन हो गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम इसमें एक और रिजल्ट देख रहे हैं ना, कि जो F1 F2 F3 F4 है ना, ऐसा लगता है, देखते हैं क्या लगता है। जो F1 F2 F3 F4 है, वैसे तो बच्चों को देखकर लग रहा होगा कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, ये तो बेसिक चीज है। तो बोले F4 ऊपर है क्या सर, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं अभी। है ना, ये जो F1 F2 F3 F4 से बन रहे हैं ना, बहुत बार बच्चों को लगता है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो मिनिमम बेसिक सी बात हो गई, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रोहम्बस है। तो आंसर इसकी रोहम्बस के बारे में तो क्लेम ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आपका देख सकते हैं सर कि डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री वगैरह वगैरह।
लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि जो F1 F2 F3 F4 है, दे आर वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर. F1 F2 F3 F4 constitute the vertices of a square. है ना. F1 F2 F3 F4 is constitute the vertices of a square. अब बोलोगे सर कैसे, सुनना ध्यान से. हम लोग को ये रोहम्बस तक का तो आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी, है ना. और साथ ही साथ आप लेंथ ऑफ साइड्स भी देख सकते हैं. जैसे अगर इस साइड की लेंथ निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 स्क्वायर, है ना, ऐसा दिखेगा. फिर जब आप इधर का भी निकालिएगा तो यहां भी आपको वही दिखेगा, इधर का निकालिएगा तो भी आपको यही दिखेगा, इधर का निकालिएगा तो भी आपको यही दिखेगा. मतलब आपको कुल मिला के क्या दिखेगा बेटा, कि चारों साइड्स की लेंथ बराबर है, जो कि किस में होता है, रोहम्बस में होता है. और उस बात को और मजबूत कर रहा है कौन, कि इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके 90 डिग्री पे. तो आपको ये समझ में आ गई कि रोहम्बस तो एट मिनिमम है ही. अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि रोहम्बस से स्क्वायर में बदल जाए. तो रोहम्बस और स्क्वायर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो रोहम्बस होता है उसके डायगोनल्स के जो लेंथ होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में ये सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं जो रोहम्बस में रहती हैं. रोहम्बस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक द साइड्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, स्क्वायर में भी होता है. डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, स्क्वायर में भी होता है ना. कोई बोले कि सर फिर ये वाला 90 प्रूव कर दे. हाँ, ये भी एक तरीका है कि इसको 90 प्रूव कर दो, और इसको भी 90 आप आसानी से प्रूव कर सकते हो. क्यों सर, क्योंकि देख सकते हो कि इस वाली लाइन का जो स्लोप है और इस वाली लाइन का स्लोप जो है प्रोडक्ट कर दो -1, उससे भी सेम चीज आएगी. या फिर आप क्या कर दो कि ये जो लेंथ है ना, ये OF2 और OF3, इसको बराबर प्रूव कर दो. अगर आपने OF2 और OF3 को बराबर प्रूव कर दिया तो यहां से भी आप प्रूव कर दोगे कि ये रोहम्बस किस में बदल गया, स्क्वायर में. क्योंकि स्क्वायर और रोहम्बस में एक ये भी दिक्कत, मतलब एक ये भी डिफरेंस रहता है कि उनके जो डायगोनल्स के लेंथ है रोहम्बस में, दे आर नॉट इक्वल, बट स्क्वायर में दे आर इक्वल. तो हम चेक कर लेते हैं डायगोनल के लेंथ को, है ना. तो आप देख रहे हो कि मैं क्या लेंथ निकालने वाला, AE1 और BE2 चेक कर रहे हैं ना, AE1 और BE2. तो मैंने कहा कि AE1 और BE2 चेक कर रहे हैं, तो मान लेते हैं बराबर है. और अगर एक करेक्ट रिजल्ट तक पहुंच गए ना, फिर से हम एक वेरीफाइड रिजल्ट तक पहुंच गए, तो ये रिलेशन अपने आप ट्रू हो जाएगा. तो मैंने क्या किया कि अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. ए स्क्वायर E1 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर. अब हाइपरबोला के लिए हम बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, बी स्क्वायर हम लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू E1 स्क्वायर -1, यही लिखते हैं. तो ये गया. और यहां से देख सकते हो E1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर -E2 स्क्वायर. और उसको इधर ले, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. इससे डिवाइड कीजिए, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इक्वल टू 1. और अलग अलग कीजिए, तो 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई E1 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये तो एक सही रिश्ता है. हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये रिजल्ट ट्रू है. तो अब आप चाहो तो उल्टा सोच सकते हो कि मैंने पहले स्टेप ये लिखा, दूसरा स्टेप मैंने ये लिखा, क्योंकि ये ट्रू रिलेशन है ना. तो दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, चौथा स्टेप ये हो गया, पांचवा स्टेप ये हो गया, छठा स्टेप ये हो गया, और सातवां ये हो गया. मतलब अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि AE1 हैज टू बी BE2. और अगर ऐसा है कि AE1 इक्वल टू BE2 प्रूव कर दिया मैंने, यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं, है ना, कोई बोले डायगोनल तो सर 2BE2 है, अरे बात तो वही है ना यार, 2BE2 इज 2AE2, 2AE1. तो हम बोले कि डायगोनल्स की लेंथ अगर बराबर हो गए तो ये रोहम्बस से आगे बढ़ गया. अब ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, कंस्टिट्यूट द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर. क्लियर है क्या बात. चलो भाई, मेरे ख्याल से बच्चों ने लिख लिया है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन. An ellipse and a hyperbola are confocal. Confocal का मतलब होता है बच्चों have the same focus. And the conjugate axis
of hyperbola and the conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse. Is equal to minor axis of ellipse if E1 and E2 are eccentricities of ellipse and hyperbola then प्रूव दैट, है ना, फाइंड द वैल्यू भी आ सकता है, बाकी तो मैंने अभी प्रूव दैट दे दिया है। एलिप्स और हाइपरबोला आप वैसे ही लीजिए, वही मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस और माइनर या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, वैसा ही वाला लीजिए जो हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइप का। चलो हो जाए तो बताओ। चलो भाई देख लेते हैं, है ना। एलिप्स को हम लोग चाहें तो रेगुलर फॉर्मेट में ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बट अब हाइपरबोला को उस तरह का नहीं ले सकते ना, हाइपरबोला में ए और बी डिफरेंट होना पड़ेगा, ऐसा। इसकी एक्सेंट्रिसिटी E1 दी हुई है दोस्त, इसकी एक्सेंट्रिसिटी E2 दी हुई है ना, यहां दी हुई है, देखो ध्यान से। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि एलिप्स और हाइपरबोला और कॉन्फोकल मतलब हैव द सेम फोकस, मतलब हम लोग बोले कि इसका जो E1 होगा और इसका जो कैपिटल E2 होगा, है ना, क्योंकि इसका फोकस निकालोगे तो क्या होता है AE,0 या माइनस AE,0, तो यहाँ A तो A है और E1 है, तो इसका फोकस हो गया AE1। इसका फोकस कैसे निकलता है, इसका भी वही AE निकलता है, तो इसका कैपिटल E है और E2 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा बोला क्या, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, यानी कि स्मॉल कैपिटल बी की बात कर रहा है, इक्वल टू क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट मतलब 2b, सॉरी, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइन, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 स्मॉल b, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है 2 कैपिटल B इक्वल टू 2 क्या बोल रहा है, स्मॉल b। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों साइड से 2 कट जाएगा और स्क्वायर कर दीजिए आप, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, हाइपरबोला के लिए लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर -1, है ना, और इसके लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये पलट पलट के कैसे लिख दिया, अरे भाई तो हाइपरबोला के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर -1, और एलिप्स के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर मैंने स्क्वायर करके सोचो डिवाइड कर दिया, है ना, इसको 1 बोलता हूं, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया 1 में, और ये 2 है, तो मैंने अगर बोला 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आप देख सकते हो ना कि यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर -1, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना इसको इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर E2 स्क्वायर, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, इधर देखना क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर E1 स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। इसको चाहो तो आप पहले थोड़ा पलट के लिख दो, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाएगी, सर ये क्या कर दिया। हमारे पास आया था AE2 इक्वल टू AE1 आया था ना, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, है ना, ए स्क्वायर E2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर, उसको 1 कह रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से क्लियर है, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया है ना। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये कितना दिखाएगा इधर, 1 माइनस 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई E1 स्क्वायर -1, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है क्या, देख लो क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द eccentricity of the hyperbola is
if the eccentricity of the hyperbola x square upon 1 plus sin theta का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 is 2 upon root 3. Then a possible value of theta is हाँ भाई करके देखिए। चलो देखते हैं एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला की दी हुई है ना। तो लो लेकिन एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है अगर इवन स्क्वायर हम कहें ना, इवन स्क्वायर या ई स्क्वायर, तो ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 2√3, तो दिस इज 4/3 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इज 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब बोलोगे सर 1/3 कैसे आ गया सर, तो 4/3 को बेटा इधर लाइए आप, तो 4/3 माइनस 1 विल गिव यू 1/3, और यहां पे ये बन जाएगा यानी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक बात है। अब कोई बोले सर यहां से सॉल्व कैसे करें, है ना, तो एक तरीका तो ऐसा ही है कि आप सीधा सीधा ऑप्शन वाइज रख के देख लीजिए, है ना। यहां से एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकती है, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप एक एक करके ऑप्शंस रखिएगा, तो आपको अपने आप दिख जाएगा ये cos 3π/4 जो है वो आ जाएगा -1/√2, ये 1/√2, तो ये दिख रहा है कि इसके बराबर तो नहीं देगा, π/4 में भी दिख रहा है कि नहीं देगा, 2π क्योंकि 1/√2 टाइप के टर्म्स आएंगे तो ये √2+1 नीचे, 2π/3 में भी नहीं दिखेगा, √3/2 आएगा यहाँ पे, है ना, तो 2+√3 इस तरह का नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही π/6 रखोगे आप तो आपको लगेगा कि भाई ये ½ + 1 हो जाएगा 3/2 और ऊपर है √3/2, तो कट के मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 1/√3। तो यहां से एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है, बाकी इसको सॉल्व करना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट कॉस थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा, सो आई थिंक √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज 1, है ना। और यहां से अगर आप वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखे हुए हो मेरे ख्याल से, है ना, तो √a² प्लस b² से डिवाइड कीजिए और इसको आप cos π/6 यूज कर लीजिए, तो cos थीटा प्लस π/6 इक्वल टू cos π/3, है ना। तो यानी थीटा प्लस π/6 इज π/3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या π/6। तो ये सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो, बाकी आप एक स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो कि डायरेक्टली यहां से आप वैल्यू रखकर भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना, देख लीजिएगा। Which of the following statements is true is या are about hyperbola h 2x² माइनस 3y² इक्वल टू 1, है ना। पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट
अ chord of h, chord of h मतलब chord of hyperbola, h is the hyperbola है ना, chord of h passing through its focus and subtending a right angle at center. Right angle at center, huh? Second is there exists no chord of h passing through its focus and सब कुछ सेम है, नो है बस यहाँ पे, एंड सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर है ना. तीसरा है मतलब सॉरी ये बी ऑप्शन हो गया. सी ऑप्शन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR है ना, लेटस रेक्टम ऑफ H इज 2√2/3 है ना, और डी ऑप्शन इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ H इज √3 है ना. क्वेश्चन की अपीयरेंस खुद में बतला रही है कि इट विल बी अ मल्टीपल करेक्ट, इट कैन बी अ मल्टीपल करेक्ट है ना, मतलब मोर देन वन करेक्ट. चलो देखते हैं, तो जरा इस हाइपरबोला को पहले देख लेते हैं ना. इसका मुझे लगता है यार देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना इजी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ऐसे लिखूं ना, x² ½ ये a² हो गया ना, -y² /1/3 ऐसे इक्वल टू 1. मतलब यहां a² ½ है और b² की वैल्यू 1/3. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना सबसे इजी और आसान टास्क है मेरे ख्याल से, अगर आपको फॉर्मूला याद है. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो करना पड़ेगा है ना. 2b² यही होता है, यानी कि 2b² मतलब 2 × 1/3 और नीचे जो a करोगे है ना, तो a इज नाउ 1/√2 बच्चों है ना, ध्यान रखना a की वैल्यू आएगी 1/√2, तो नीचे आएगा 1/√2 जो कि ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 2√2/3, 2√2/3, यानी कि इसका सी ऑप्शन तो करेक्ट है ही है ना, सी ऑप्शन तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना. जो हम लोग बोल सकते हैं जो लेंथ होगा लेटस रेक्टम का वो किसके बराबर होगा 2√2/3, और वो मैंने कैसे निकाला, सिंपल यूज ऑफ द फॉर्मूला 2b²/a, जो हमें एलिप्स में भी पता है कि वही होता है और हाइपरबोला में भी पता है वही होता है. अब ये जो पार्ट है इसको देखना पड़ेगा. इसे बोला है कि एक कॉर्ड है हाइपरबोला का जो फोकल कॉर्ड है और 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ऐसा ये बोल रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा भाई है या नहीं है ऐसा. तो कैसे चेक करें उस पर बात करते हैं. 90 डिग्री जब भी देखता हूं और ओरिजिन पे देखता हूं ना, तो मेरे मन में एक शानदार विचार आ जाता है. आपको भी समझ में आ गया होगा इतना जब मैंने बोला होगा, तो मेरे मन में एक सिंपल सा विचार आता है कि होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो करें. होमोजेनाइजेशन, तो हमने बोला साहब फोकल कॉर्ड है, ठीक बात है, और ये यहां पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना होमोजेनाइज करके देखें और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी है ना, ये 90 डिग्री अगर बन रहा है तो सम ऑफ स्क्वायर्स सॉरी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² 0 करें. तो सिंपल सा काम करेंगे ना, पहले तो इसका फोकस निकालिए a, तो a की वैल्यू तो मुझे पता ही है 1/√2 है ना, और एक्सेंट्रिसिटी, तो एक्सेंट्रिसिटी बॉस कितना आएगा वो निकाल लीजिए, √1 + b² यानी कि 1/3 और a² दैट इज 1/2 है ना, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी √5/3. तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 1/√2 और √5/3, थोड़ा सा अजीब सा डिजाइन बन गया है ना. ये है आपका फोकस है ना, ये है आपका फोकस, यानी कि हम लोग इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y - 0 = स्लोप टाइम्स x माइनस √5/√6 ऐसा शायद. ठीक ही लग रहा है मुझे है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं इसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए, mx - y है ना इक्वल टू m
इनटू कितना हो जाएगा √5/√6, और यहां से 1 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग गाइस, है ना, कैसे, mx माइनस वाई। ये पूरे मेथड को आपको बहुत बार सिखाया जा चुका है ना, मैं स्लोली इसलिए कर रहा हूं कि आप ध्यान से देखते जाइए, कहीं कोई एरर हो तो आप बताते भी जाइएगा। मुझे तो लग रहा है मैंने फोकल कॉर्ड लिख लिया है चुपचाप से, है ना, a,0 निकाल लिया मैंने, और अब ये 90 डिग्री अगर कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन इस कर्व को होमोजेनाइज कर रहे हैं। तो यानी ये कर्व को अगर होमोजेनाइज कर रहे हो तो ये क्या है, 2x² 2 डिग्री, 3y², ये भी 2 डिग्री, लेकिन इधर 1 है, इधर इसको 2 डिग्री बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, mx माइनस वाई अपॉन m इंटू कितना हो गया, √5/6 का होल स्क्वायर। और जैसे ही आपने होमोजेनाइज करके ये बनाया, ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, और उसके बीच का एंगल 90 है, तो हम बोले कि ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, समझ गए होगे, और ये 90 डिग्री पे है, तो यानी यहां पे कंडीशन क्या लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² का सम मस्ट बी 0 फॉर सम m। तो चलिए x² का कोएफिशिएंट 2 और इधर y² का -3, है ना, इसको भी इधर लाइएगा, तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा, देखना, m² माइनस अपॉन m² और 5/6, मतलब 5 इधर 6 ऊपर, है ना, फिर कितना आएगा देखना, ये इधर आएगा तो फिर से -1 अपॉन m² और 5/6। मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट निकाल निकाल के लिख रहा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो आप इसको ओपन कर लीजिए, आप ओपन कीजिएगा तो नीचे m² इंटू 5/6 बन जाएगा, आपको ये क्लियर है, और ऊपर आएगा m² x² प्लस y² माइनस 2mxy, और सबको इधर ले आइए, आपके अपने आप ये चीज दिख जाएगी, है ना, तो यहाँ m² गया, और यहां से इसको इधर ले जाओगे तो मुझे लग रहा है 6m² अपॉन 5, है ना, इसको इधर ले गए, नहीं सॉरी 6m² अपॉन 5 नहीं, 6 अपॉन 5m² एंड दैट इज इक्वल टू 2 - 3 - 6/5, यानी -1 - 6/5, यानी -11 अपॉन 5, है ना, 5 से 5 कट जाएगा, एंड दिस गिव्स यू 11m² प्लस 6 इक्वल टू 0। इज दिस पॉसिबल? नो। इज दिस पॉसिबल फॉर एनी m? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये नॉट पॉसिबल है, यानी कोई भी ऐसा m नहीं है जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, है ना, कोई भी ऐसा कॉर्ड नहीं है जिसके लिए ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो कॉर्ड, देयर इज नो कॉर्ड। क्लियर है? चेक कर लीजिए बच्चों, क्लियर है तो बताइए, इधर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। प्रोसेस क्लियर है ना? होमोजेनाइज किया है, होमोजेनाइज करके हमने सोचा कि कोई m ऐसा आ जाएगा तो अपन बोल देंगे कि भाई होगा, और अभी यहां दिख रहा है कि ऐसा कोई m एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द equation of hyperbola whose center is 1, 0, whose center is 1, 0, focus is 6, 0, and length of transverse axis is 6. चलिए देखते हैं, हम लोग बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सेंटर शिफ्टेड है भाई, है ना, सेंटर शिफ्टेड है, सेंटर 0, 0 नहीं है, सेंटर है आपका 1, 0, सेंटर है आपका 1, 0, फोकस है 6, 0, लेकिन दोस्त
सेंटर अगर 1,0 है तो हम लोग को तो पता ही है कि हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो मतलब दिख रहा है ना 1,0 है, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा बनेगा हमारा हाइपरबोला। अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। जैसे ये लेंथ कितना है, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस इज ए एंड दैट इज 5। दूसरी बात, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6 है, मतलब 2a 6 है, यानी a 3 है ना, a 3 है। तो अब मुझे b निकालना है, तो b स्क्वायर क्या होता है भाई, b स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर हाइपरबोला में है ना, e स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पता है, a स्क्वायर e स्क्वायर इज 25, a स्क्वायर इज 9, सो दिस इज 16। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। दिस इज द हाइपरबोला। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगले सवाल पे चलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is 3, 2, one focus is 5, 2, one focus is 5, 2 and one vertex is 4, 2। ओके चलिए इस सवाल को करके देखते हैं बच्चों, है ना, इस सवाल को करके देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेंटर इज 3, 2 है ना, तो सेंटर दिया हुआ है 3, 2। तो इसका सेंटर है 3, 2 दोस्त, है ना। वन फोकस इज 5, 2 एंड द वर्टेक्स इज 4, 2 है ना। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि इसके बीच में ही आ रहा है। ठीक बात है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं साफ साफ दिख रहा है यार कि यहाँ पे 3, 2 आपका फोकस सेंटर दिया हुआ है, फोकस 5, 2 दिया हुआ है, वर्टेक्स इसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से वैसे ही लिखूंगा हाइपरबोला, तो x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि सेंटर टू जो फोकस, सॉरी सेंटर टू जो वर्टेक्स डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस आपका होता है a, है ना। तो अगर ये a है तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि 1 दिख रही है। इस तरीके से अगर हम सेंटर टू फोकस डिस्टेंस की बात करें तो a ही है, और ये कितना है 2। तो फिर से अगर मैं b स्क्वायर निकालता हूं तो कितना होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यानी दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 4 माइनस 1 कितने के बराबर आएगा 3। यानी यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, यस बिल्कुल सही है, ऑफ द हाइपरबोला। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला find the equation of the hyperbola whose center is minus 3, 2, whose center is minus 3, 2, one vertex is
-3,4 and eccentricity is 5/2. है ना, करो। देखो बच्चों, ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा अलग सा है। अब लोग कैसे सर अलग है, तो ये वर्टिकल लाइन पे दिख रहा है मुझे तो, कि एक पॉइंट है -3,2 जो इसका सेंटर है ना, और इधर से हम लोग बोल रहे हैं कि एक वर्टेक्स है इसका -3,4। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो हाइपरबोला है ये वर्टिकल टाइप का है ना, ऐसा वाला टाइप का है। और वर्टिकल टाइप मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला खेल हो गया है ना, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला खेल हो गया। अगर ये खेल कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला है ना, सुनना ध्यान से, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब तो ठीक है कि भाई x+3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y-2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड शुड बी -1, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपर ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला खेल है। तो अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला खेल है यानी वर्टिकल है इस तरीके से, तो यानी यहां पे क्या आएगा आपका -1 और a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज इस बार क्या कहलाएगी बच्चों, b, है ना, ये वाली चीज क्या कहलाएगी, b। तो b की वैल्यू तो यहां से डायरेक्टली 2 आ जाएगी। आपको बोले सर a कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1। आपको बोले ये तो सर गजब ही कर दिया आपने, आपने ए की जगह बी की जगह ए कर दिया, तो बेटा ये रेक्टेंगुलर ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, है ना। तो बी वाला जो है वो ए का रोल प्ले कर रहा है और ए वाला जो है वो बी का रोल प्ले कर रहा है, यानी ए स्क्वायर यहां से आएगा बच्चों, देखना बी स्क्वायर दैट इज 4, ई की वैल्यू दी हुई है 5/2 यानी 25/4 -1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 21। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, x+3 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 21 माइनस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू -1। इज दिस क्लियर फॉर ऑल। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। है ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, है ना। यहां पे मैंने लास्ट क्लास में ही शायद, या लास्ट टू लास्ट क्लास जो भी है, लास्ट क्लास ही होगी, है ना, ये अभी दूसरा ही लेक्चर है आज। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन डिफाइन किया था, है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन डिफाइन किया था अगर आपको याद हो। तो हम लोगों ने बोला था कि जो फोकस की साइड वाला रीजन है ना, जो फोकस की साइड वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर रीजन, है ना, ये वाला। तो इसके इंटीरियर रीजन की अगर हम बारे में बात करें तो हमारे को पता है कि दो रीजंस हैं, एक तो इधर भी है एक इधर भी है। दिस इज द इंटीरियर रीजन, है ना, दिस इज द इंटीरियर रीजन, और ये रीजन क्या है आपका एक्सटीरियर रीजन, है ना। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एस जो है हाइपरबोला की इक्वेशन उसको हम ऐसे लिखेंगे, हम S1 वाला कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी इस तरह का सवाल इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को इधर लाइएगा तो -1, है ना। तो हम लोग बोले कि कोई भी पॉइंट अगर आपके पास है Px1, y1, लेट्स सी ये कब हाइपरबोला के बाहर आएगा। यहां पे केयरफुल रहिएगा, यहां पे कंडीशन पलटेगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। देखो हम लोग बोले कि Px1, y1, थोड़ा मेहनत कीजिएगा सब समझ में आएगा ना, तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो हमने बोला कि भाई P बाहर है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो Q पॉइंट आएगा। P और Q में x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। और बहुत बार ये सब चीजें बतला चुके हैं ना कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड
हाइपरबोला इफ y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों लिखा है? क्योंकि जब नीचे वाले पॉइंट्स आएंगे तो उनका भी काम बन जाएगा। तो ले पॉइंट P लाइज आउटसाइड जब y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना? y2 स्क्वायर। और b स्क्वायर से डिवाइड कीजिए आप। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही गेम चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई और यहीं पर इनइक्वालिटी का गेम चेंज हो रहा है। देखना, अब हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों साइड में एक टर्म ऐड कर रहा हूं, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। कोई भी टर्म ऐड करो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ले x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 ऐड कर दिया दोनों साइड। बच्चों आपको ये समझ में आता होगा कि x1 y2 जो पॉइंट है दिस इज ऑन द हाइपरबोला। तो अगर x1 y2 अगर ऑन द हाइपरबोला है तो ये जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, अगर x1 y2 हाइपरबोला पे है तो x1 y2 उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। और इसके साथ खेला पहचान कौन? तो ये हो गया S1। तो दोस्तों ध्यान से देख लो बाद में गलत मत कर देना। हाइपरबोला ने खेल कर दिया है ना, हाइपरबोला ने खेल कर दिया। जैसे अभी तक तो बिल्कुल यूनिफॉर्म चलता आ रहा था कि पॉइंट जब जब बाहर होता था तो S1 पॉजिटिव होता था, अंदर होता था S1 नेगेटिव होता था, ऑन द कर्व होता था S1 0 होता था। यहां पे चेंज हो गया है। अब पॉइंट अगर बाहर है तो S1 नेगेटिव है। अगर पॉइंट बाहर है तो S1 कैसी क्वांटिटी है बच्चों? नेगेटिव है। पॉइंट अंदर होगा तो ऑफ कोर्स S1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला इफ S1 इज नेगेटिव। S1 पॉजिटिव में, पॉइंट लाइज इनसाइड हाइपरबोला, है ना। S1 इक्वल टू 0, पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल तो बता दीजिए फटाफट से लिखकर। चलिए मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने लिख लिया है शायद, है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। लाइन एंड हाइपरबोला, इस तरह का आर्टिकल हम सर्कल में भी देख चुके हैं, पैराबोला और एलिप्स सब में देख चुके हैं। अब हम फाइनली हाइपरबोला में देख रहे हैं, लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला में हम लोग बोल रहे हैं फिर से वही तीन सिचुएशंस है ना, तीन सिचुएशंस है। लाइन एंड हाइपरबोला में लोग बोले फिर से वही तीन सिचुएशन है। ऐसा ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फिर से यहां पे वही तीन सिचुएशन है कि लाइन में पास फ्रॉम आउटसाइड, इट कैन टच द हाइपरबोला और इट कैन इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। इस तरीके से यहां भी अपने पास कुल मिला के तीन सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? कैसा हो सकता हो कि लाइन मतलब हाइपरबोला को बिल्कुल इंटरसेक्ट भी ना करे, छुए भी ना, है ना। इधर से देख सकते हो बिल्कुल ऐसे निकल जाए प्लेन सभा चट, है ना। टच भी कर सकता है और इंटरसेक्ट भी कर सकता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हमने बोला कि भाई लिख लेते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन को S। अब कैसे पता चलेगा? तो मैंने जैसा बार बार बतलाया कि सॉल्व करना पड़ेगा दोनों कर्व को, है ना। और लाइन की इक्वेशन को हमने ले लिया भाई y इक्वल टू mx प्लस सी। अब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये लाइन का क्या खेल है ना, ये लाइन का क्या खेल है। कब बता सकते हैं? जब y इक्वल टू mx प्लस सी को इसके साथ सॉल्व कीजिएगा। तो यानी यहां पे बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिएगा तो यहां पे बनेगा ना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर। और एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा तो ऐसा बनेगा, देख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नामक जो एलसीएम है वो उधर जाएगा तो मेरे ख्याल से इस तरह की क्वांटिटी आपकी बन जाएगी।
अब देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां मिलेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। फिर कितना आएगा, माइनस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स, माइनस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स, और फिर क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर से आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो यानी हम लोग इस इक्वेशन को एक बार और लिख के देख लेते हैं ना, हम लोग इस इक्वेशन को एक बार और लिख देते हैं। दिस इज नाउ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स, माइनस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स, और माइनस ए स्क्वायर कॉमन आने पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखना माइनस ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे यहां से, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि फिर से यहां पे 3 केस होगा, है ना। फिर से हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, आपका 3 केस आएगा। पहला केस फिर से हो सकता है क्या, कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट, दिस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन इज सीकेंट। दूसरा है डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 वाला केस आपने बहुत बार देख लिया है, लाइन इज टेंजेंट। और तीसरा है डी नेगेटिव, तो कि लाइन नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स, नीदर टचेस या नीदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, है ना। ना तो टेंजेंट है और ना तो सीकेंट है, नीदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, है ना, आउटसाइड से चला जाएगा। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि जब d इक्वल टू 0 यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखोगे, तो अब देखो मैं बार बार तो नहीं निकाल रहा हूं, एलिस वाले को ही यूज कर रहे हैं अपन, है ना। यहां से भी आप चाहो तो d 0 कर लो ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए d 0 कर लो, बस वहां पे चेंज आएगा ना, d 0 करोगे तो याद है वहां पे आया था c इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। आप फिर से डी 0 करके ये चीज तक पहुंच सकते हो, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंजेंट टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला, टेंजेंट टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला इन स्लो फॉर्म, इन स्लो फॉर्म, है कि नहीं, है कि नहीं, टेंजेंट टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला इन स्लो फॉर्म। क्लियर है तो बताओ जल्दी से बच्चों। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से आज हम लोग इसको यहां तक रहने देते हैं। होमवर्क में कुछ है तो जल्दी बतला दो। होमवर्क में इफ एनीबॉडी हैज टू आस्क तो बताओ फटाफट से। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 3 21 to 37 and exercise 4 1 to 15. If you have any doubts, exercise 4 क्वेश्चन नंबर 12। PQ आपके सिलेबस से अभी बाहर है बेटा, है ना, आप 11th में है ना, तो ये एक वेक्टर का है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, देख के समझ में आ रहा है कि ये आपके सिलेबस से बाहर है। इनफैक्ट एस भी आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज है ना, तो आपको 12 तो अभी नहीं करना है ना। एंड देन इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं जी, एडवांस वाला। इसमें क्या कहता है कि लेट E1 एंड E2 आर टू एलिप्सेस हुज सेंटर आर एट ओरिजिन। तो दो एलिप्स हैं E1 और E2, और इसके सेंटर कहां है, ऑन द
ऐसा। देख लो, तो मान लो कि दोनों की एक्सेंट्रिसिटीज दी हुई हैं और x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन है जो इन सबको टच वच कर रहा है, शायद ऐसा कुछ। दिस इज द लाइन जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 टच कर रहा है, और इसकी एक्सेंट्रिसिटी E1 है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी अपन क्या कह रहे हैं, E2 है, ऐसा इसने कहा है। और ये एक सर्कल जो है 0,1 सेंटर वाला, और रेडियस इसका √2 है ना, ये इसको भी ये टच कर रहा है। कुछ ऐसा मान लीजिए, है ना। है ना, ये भी टच कर रहा है ना, और ये जो पॉइंट टच करने वाले हैं, है ना, इसका सेंटर है 0,1, इधर कहीं इसका सेंटर 0,1। तो ये जो पॉइंट्स टच करने वाले हैं इनके नाम इसने दिए हुए ES, E1, E2। तो ये शायद S है, नहीं नहीं क्या है, नहीं PQR। S को शायद P पे, इसको शायद E1 को Q पे, और E2 को R पे, ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ टच वच कर रहा है। और PQ और PR दिया हुआ है, 2 रूट जो भी है, ये वाला भी सेम है 2√2/3, और ऊपर वाला भी शायद सेम है 2√2/3। और एक्सेंट्रिसिटीज के बीच में रिलेशन के बारे में बात हो रही है, देख लो एक बार। ठीक ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार इस पॉइंट P को हम निकाल सकते हैं, इस पॉइंट P को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं साहब, क्योंकि ये इसका सेंटर है, आप समझना। अगर ये इसका सेंटर है तो जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, ये 0,1 है बच्चों, है ना, 0,1। तो अगर ये 0,1 है और ये इसको टच कर रहा है, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं ना कि ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये लाइन अगर इस लाल वाले सर्कल पे टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री बैठेगा यहाँ पे। इसका स्लोप है -1, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। तो अगर इसका स्लोप 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y - 1 इक्वल टू x - 0, यानी x। तो यहां से क्या आ रहा है, x - y इक्वल टू -1, और x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो सॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है 2x is 2, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू शायद मुझे लगता है 2 आनी चाहिए। तो यानी जो पॉइंट P है ये बहुत इजीली निकल गया दोस्त, 1,2। तो क्या हम Q और R पॉइंट्स को भी निकाल सकते हैं, आंसर इज यस, है ना। ध्यान से देखना, पैरामीट्रिक यूज कर रहे हैं, x - 1 y - 2 अपॉन, यहां cos थीटा आता है तो tan थीटा -1 है ना, tan थीटा -1 है, स्लोप -1, तो cos थीटा हो जाएगा -1/√2, और ये कितना हो जाएगा, sin थीटा 1/√2। अगर हम ऊपर वाली लाइन को निकालना चाहते हैं तो आपको याद है ना, अलजेब्रिक डिस्टेंस हम प्लस लेते हैं 2√2/3, यानी इसको जब यूज करोगे तो x - 1 इक्वल टू आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, है ना, -2/3, और x की वैल्यू आएगी 1/3, और इनको जब यूज करोगे तो y - 2 आएगा आपका, है ना, 2/3, और y की वैल्यू आ जाएगी, मुझे लग रहा है 3 दूनी 6, 2 8/3, है ना। तो मुझे लग रहा है कि दिस पॉइंट R इज 1/3, 8/3। ठीक बात है ना सर, ठीक बात है ना, देखना ध्यान से। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर नीचे वाले को निकालना हो तो यहीं पर हम क्या यूज करेंगे बताओ, यहीं पर हम यूज करेंगे नेगेटिव, है ना, तो नीचे वाला पॉइंट आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये -2√2/3 से आएगा। तो इसको जब यूज करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2/3, यानी 5/3, और y इक्वल टू आ जाएगा 2 - 2/3, यानी कि 3 दूनी 6 में से 2 गया 4/3, चेक कर लो आप। तो दिस इज नाउ 5/3, 4/3, समझना, ये चीज आ गई। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि हमने इन पॉइंट्स को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है ना, इन पॉइंट्स को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमें एक्सेंट्रिसिटी तक पहुंचना है,
तो ये वाला हमारा वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जैसे अगर तुमने सोचो, अगर तुमने इस पॉइंट को माना होता है जो भी है, इस एलिप्स को ऐसे मान लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स हो गया। मैं इस पॉइंट पे खुद, मैंने ये पॉइंट निकाल लिया है ना, और मैंने ये भी पॉइंट निकाल लिया, तो मैं इस वाले पे अगर टेंजेंट खुद से लिखूं तो क्या आएगा, एक्स x1 वाई y1 एंड इक्वल टू 1, यही आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इक्वेशन तो ये है ना, इक्वेशन तो ये, हम लोग बोले कि झूठ कोई नहीं बोला, ये मैंने 5/3 4/3 पे टेंजेंट लिखा है इस पे, और ये बोल रहा है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी हम लोग बोले एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है 5/3 ए स्क्वायर और नीचे 1 है, फिर 4/3 बी स्क्वायर है ना, नीचे 1 है, इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो आप देख सकते हो कि यहां से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू खट से 5 आ जाएगी और बी स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो एक्सेंट्रिसिटी इवन तो निकल ही गया ना भाई। इवन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 4/5, मतलब आ गया 1/5, अगर सब कैलकुलेशन सही है तो, है ना। ऐसे ही आप आर पे भी लिख लीजिए टेंजेंट, है ना, आर पे टेंजेंट लिखकर फिर से कंपेयर कर लीजिए, फिर से आपको वहां पे उसकी एक्सेंट्रिसिटी के लिए भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रेशियो मिल जाएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो कर लोगे, है ना, हो जाएगा भाई। देख लेना, बाकी कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो अलग बात है, बाकी मेरे ख्याल से तो यही प्रोसेस से कीजिएगा तो फास्टेस्ट काम होगा, नहीं तो बहुत लेंदी भी जा सकता है। चलिए, तो वी हैव डन टिल 15 आई थिंक। नेक्स्ट होमवर्क आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 4 16 to 21, एलिप्स में ही अभी चल रहा है, एक बार ये खत्म होगा फिर हाइपरबोला का देंगे, है ना। और एक्सरसाइज 5 में वैसे तो काफी सारे सवाल तो नहीं है, 21 ही सवाल है ना। तो एक्सरसाइज 5 में आप 1 से लेकर इसमें हो जाएंगे 5-6 सवाल, 16 तक कर लीजिएगा ना, एक्सरसाइज 5 में 1 to 16, ठीक है। ओके देन, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वही रास्ता आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।